जो देश में पहले नहीं हुआ वो योगी ने कर दिया। थाने की चारदीवारी के अंदर दीवार पर चस्पा चोर लुटेरों की तस्वीरों को योगी आदित्यनाथ ने चौराहों पर टंगवा दिया है। अपराध को अंजाम देकर अपने बिल में छिप जाने वालों की पहचान योगी ने सार्वजनिक कर दी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? जवाब है, कानून को चुनौती देने वालों के दिलो दिमाग में कानून का डर पैदा करने के लिए। उन्हें यह संदेश देना है कि घरों में ही रहना, बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर निकलोगे तो या तो लंगड़े कर दिए जाओगे या फिर सीधे नर्क का टिकट काट दिया जाएगा। योगी ने एक बार फिर बता दिया कि यूपी में कानून का राज कायम करने के लिए उनका मिशन बहुत बड़ा है। समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया। उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वो एक नजीर बन जाएगी। याद रखना, उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। योगी सिर्फ कहते नहीं, नजीर बनाते भी हैं। जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, योगी वो कर गुजरते हैं। अपने हर कदम से वो सभी को चौंका देते हैं। इसकी मिसाल गाजियाबाद में एक बार फिर नजर आई है। सड़क पर लगे ये पोस्टर देख रहे हैं, ये छेड़छाड़, डकैती और छिनैती करने वाले वो चेहरे हैं जो अपराध को अंजाम देकर अपने बिलों में जा छिपते हैं। लेकिन योगी ने अब इन बदमाशों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, उनकी नुमाइश लगा दी है। महिलाओं की सुरक्षा और लोगों को लूटपाट और स्नैचिंग से बचाने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने एक अनोखा तरीका इख्तियार किया है। इस तरीके के पोस्टर पूरे गाजियाबाद में चस्पा किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन लोगों को के चेहरे जो है साफ तौर पर यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकायदा इनके एड्रेस भी इस पोस्टर में लगाए गए हैं। इन लुटेरों छिनैती के अपराधियों से सतर्क रहें। ये योगी ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। अपराध की गर्दन मरोड़कर उसे घुटनों के बल बिठा देने वाली इच्छा शक्ति, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने वाली इच्छा शक्ति। योगी की यह कोशिश उस वक्त भी दिखी थी जब पिछले साल संभल में दंगा करने वालों के पोस्टर उन्होंने चौराहे चौराहे टंगवा दिए थे। हल्ला मचा, बवाल हुआ, लेकिन योगी अपने फैसले पर अडिग रहे। नतीजा भी निकला, दंगाइयों पर शिकंजा कसा जा सका। अब दंगाइयों के बाद अपनी करतूतों से जनता की नींद हराम करने वालों की बारी आई है। योगी ने चौराहे चौराहे ऐसे लोगों के पोस्टर टंगवा दिए हैं ताकि लोग इनसे सतर्क रहें, इन्हें पहचान सकें और अगर कहीं ये दिख जाएं तो इनके बारे में योगी फोर्स को खबर कर सकें। जब देखेंगे तभी तो पकड़ेंगे इनको, वैसे क्या करेंगे? अभी इससे पहले देखा था इन्हें? नहीं। अभी देखा है? नहीं, अभी देखा। मतलब हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम इन लोगों को कहीं पर देखते हैं तो, और पुलिस को फिर बता सकते हैं कि आप मतलब हमने इसको वहाँ पर देखा है, तो थोड़ी पुलिस की भी हेल्प हो जाएगी और हम लोग भी अवेयर हो जाएंगे कि हमें मतलब वहाँ पे वो दिखा है। फोटो पहचान लेंगे तो सुरक्षित ही रहेंगे ना। और वो मिलेंगे तो हम लोग पहचान लेंगे। चेहरे को ध्यान में रखना जरूरी भी है। ये सब आजकल लुटेरे चल रहे हैं, तो ये सही है सेफ्टी के लिए। फर्स्ट टाइम अभी पुलिस की ये पहल है, अच्छी पहल है और लोगों को जागरूक पुलिस प्रशासन कर रही है, ये बहुत अच्छी पहल है। जब लोग थोड़ा सा गौर देंगे तो बिल्कुल कमी आएगी, क्यों नहीं आएगी? बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ की। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि इस तरीके की अगर तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर लगाई जाती है, जिससे कि हर अपराधी के बारे में जानकारी आम लोगों को होती है, तो वो ऐसे लोगों को अपने आसपास देखने के बाद सतर्क हो सकते हैं, इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं रॉबरी और स्नैचिंग जैसी वारदातें हैं उसके ग्राफ में काफ़ी कमी आ सकती है। सीएम योगी कहते रहे हैं कि सुशासन की पहली शर्त है बेहतर कानून व्यवस्था और इसे कायम करने के लिए वो हर जोखिम उठाते हैं, फिर चाहे उनके फैसलों पर सवाल ही क्यों ना उठें। आपको सीएम योगी के उन 4 हथियारों के बारे में यहाँ जरूर जानना चाहिए जो सूबे में कानून व्यवस्था पटरी पर बनाए रखने में उनकी मददगार बने हुए हैं।
पहला है योगी फोर्स का लठ, दूसरा है बुलडोजर, तीसरी है बुलेट और चौथा है पोस्टर। ये वो 4 तरीके हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश के दूसरे राज्यों के लिए नजीर बनाने में जुटे हुए हैं। यूपी में दंगा नहीं होता है, यूपी में दंगा नहीं, यूपी में सब चंगा है। माफिया आज वहां गायब हो गए हैं, माफिया का जहन्नुम का टिकट काट दिया गया है। गाजियाबाद में अपराधियों के लगे इन पोस्टरों के मायने बहुत बड़े हैं। ये पोस्टर इस बात का संदेश हैं कि योगी कोई बात यूं ही नहीं कहते, उस कहे को कर गुजरने का उनके पास ब्लूप्रिंट होता है। जो कहा है वो कैसे होगा, इसका पूरा प्लान होता है। नॉर्मल जनता में और महिलाओं में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये एक अभियान चलाया गया है, जिसमें उनके एरिया के रहने वाले जितने भी स्नैचर्स हैं, जो कि अभी एक्टिव स्नैचर्स हैं, उनके बारे में जानकारी की डिस्प्ले हमने की है, ताकि लोगों तक एक मैसेज चला जाए कि हमने सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से कौन किस नेचर का अपराधी है और वो किस तरीके से क्राइम करता है, इसके लिए एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। इसीलिए कहा जाता है योगी मतलब दंगाई पस्त, योगी मतलब माफिया पस्त, योगी मतलब गुंडे बदमाश पस्त, योगी मतलब कानून व्यवस्था की गारंटी। गाजियाबाद में चौराहे चौराहे लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि योगी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, योगी हैं तो कुछ भी हो सकता है, वो भी जो कल्पना से भी परे हो। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी को 3 राज्यों में जीत दिलाने में जिस नारे बटेंगे तो कटेंगे की बड़ी भूमिका रही, वो नारा एक बार फिर योगी ने उतार दिया है। लेकिन इस बार नारे को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, लेकिन संदेश वही है, पहले वाला। बिहार की धरती से योगी आदित्यनाथ ने आज राजनीति की तिकड़ी का नया नामकरण भी कर दिया। देखिए, जिस नारे ने हरियाणा में पलटी बाजी, जिस नारे ने महाराष्ट्र में माहौल बदल दिया, जिस नारे ने दिल्ली में सत्ता बदल दी, अब बिहार में उस नारे की एंट्री हो चुकी है। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। कोई छत पर चढ़कर सुन रहा था, कोई भीड़ में से फोटो ले रहा था। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। पाटलिपुत्र की धरा पर योगी आदित्यनाथ की गर्जना फिर सुनाई दी और इस बार योगी नई धार के साथ चुनावी मंच पर आए। योगी ने अपने चुनावी शब्दबाण से वही नारा निकाला जिसका इंतजार शायद बिहार की जनता कर रही थी। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे को इस बार योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा मॉडिफाई किया। पहले और अब के नारे में क्या बदलाव हुआ, जरा ध्यान से सुनिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। ये तो भाषण में हम लोगों को बांटने का काम कर रहा। जब तक हम लोगों का सीमांचल में हिंदू मुस्लिम कभी एकता का मतलब ये प्रतीक है, कभी एकता टूटा नहीं है हिंदू मुस्लिम का, और इंशाल्लाह हमेशा एकता बन के रहेगा। यहाँ बटेगा न कटेगा, एक बन के रहेगा। न बटेगा न कटेगा, न बटेगा न कटेगा, एक बन के रहेगा।
हिंदू योगी के बयान को सियासी नारा नहीं बल्कि एकता का संदेश मान रहे हैं, लेकिन भाईजान को इसमें अलग ही एंगल दिखाई पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर बयानों का बुलडोजर चलाते हैं और इसलिए उनकी चुनावी सभा में बुलडोजर बुलाया गया। बिहार की धरती से योगी ने सियासत के 3 बंदरों के नाम गिनवाए। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। जाहिर योगी के टारगेट पर 3 नेता कौन थे, ये बिहार की जनता आसानी से समझ गई। ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। वैसे रिकॉर्ड बताता है कि योगी का नारा पिछले विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हिट रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। वहां बीजेपी को बम्पर 48 सीटों पर जीत मिली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने इसी नारे का प्रयोग किया। वहां 132 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया और उनके नारों का असर खूब हुआ। दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी सत्ता में आ पाई। योगी आदित्यनाथ ने अब अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल बिहार में कर दिया और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं वाला बयान बिहार की राजनीति में भूकंप की तरह असर दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज आपको दिखाएंगे ब्रिटिश मौलाना का फ्रॉड, जो दोहरी नागरिकता लेकर फंडिंग और कमीशन वाला खेल खेल रहा था। कहने को यह मौलाना भारत में मदरसा चला रहा था, लेकिन इसके तार ब्रिटेन से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े तो भारतीय जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई और ब्रिटिश मौलाना पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। देखिए नाम मौलाना शमशुल हुदा, नागरिक ब्रिटिश और भारतीय, काम भारत विरोधी साजिश, विदेशी फंडिंग। यही है मौलाना शमशुल हुदा खान। आज की तारीख में यह भले ब्रिटेन का नागरिक है, लेकिन इसके दिल में भारत के मदरसों को इस्लामिक क्रांति का अड्डा बनाने का जुनून। विदेशों से करोड़ों की फंडिंग, कमीशन की दलाली, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से गठजोड़ और इसकी संदिग्ध गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे रही हैं। शमशुल हुदा आजमगढ़ के एक मदरसे में कुरान की तालीम देता था, लेकिन सपने बड़े थे तो बिना सरकार की इजाजत के इस कट्टरपंथी ने ब्रिटेन की उड़ान भरी। 2013 में वहां की नागरिकता भी ले ली और दोहरी नागरिकता के दम पर फंडिंग और दलाली वाला खेल खेलने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि कट्टरपंथी ब्रिटिश मौलाना ने 2017 में संत कबीर नगर में यह बहुमंजिला मदरसा खड़ा कर दिया। अंधाधुंध पैसे की बाढ़ आई तो ये मौलाना जांच एजेंसियों के रडार पर आया और संत कबीर नगर में इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। विदेशी फंडिंग की बात प्रकाश में आ रही है और इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मदरसे में शमशुल हुदा लड़कियों को दीनी तालीम और कंप्यूटर का ज्ञान देता था, जिसके लिए पैसे विदेशों से आता था। यही वजह है कि प्रशासन ने अवैध फंडिंग के इस अड्डे को सील कर दिया है। मदरसा है, बताया जाता है कि इस मदरसे का निर्माण शमशुल हुदा ने विदेशी फंडिंग के जरिए विदेश से पैसा जुटा करके गलत तरीके से इसका निर्माण कराया था। इस मदरसे को प्रशासन ने जो है सील कर रखा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब वाराणसी एटीएस ने संदिग्ध मौलाना की गतिविधि और फंडिंग की जांच शुरू की। वाराणसी एटीएस की रिपोर्ट पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विदेशी फंडिंग को खपाने के लिए मौलाना ने 2 एनजीओ बनाए।
जिसमें से पहला था एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और दूसरा रजा फाउंडेशन, और इन्हीं दोनों एनजीओ के नाम पर विदेशी फंडिंग जुटाया और उस फंड के कमीशन से मदरसे का निर्माण कराया। जांच में यह भी सामने आया है कि ब्रिटेन में रहते हुए इस मौलाना ने पाकिस्तान के इस्लामिक सम्मेलनों में तकरीरें की, पाकिस्तानी कट्टरपंथियों से मुलाकातें की, जो इस मौलाना को शक के घेरे में खड़ा कर रहा है। एटीएस वाराणसी ने उनकी जांच की थी, जिसमें विदेशी फंडिंग के मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका कल प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। एटीएस की रिपोर्ट सामने आने के बाद ब्रिटिश मौलाना के मदरसे सील कर दिए गए हैं। उसके एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विदेशी फंडिंग की हर एंगल को खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के स्कूल्स में वंदे मातरम गाना जरूरी करने पर सियासी घमासान और तेज हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तो ऐलान कर दिया है कि यह आदेश उन्हें कतई मंजूर नहीं है। उनकी देखा देखी कुछ मुसलमान भी अब मरने लड़ने की धमकी देने लगे। बढ़ते विवाद के बीच मांग ये भी उठने लगी है कि राज्य में सभी मदरसों में वंदे मातरम को जरूरी कर दिया जाए और जो इसे नहीं माने उसकी फंडिंग रोक दी जाए। भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान की मनोवृत्ति से काम करना वो अब नहीं चलेगा। हमारे आप धर्म के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। तो मुसलमान इसको देखिए मर जाएगा, लड़ जाएगा, लेकिन वो छंद जो चाहते वो नहीं पड़ेगा। भाईजान हैं कि मानते ही नहीं। तय कर लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उनके लिए देश से पहले मजहब है। कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे। वंदे मातरम पर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। सरकारी आदेश है कि वंदे मातरम लिखे जाने के 150 वर्ष पूरे होने पर सभी स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम गाया जाए। लेकिन मियां भाई का वंदे मातरम विरोधी चरित्र सामने आ गया है। हर इलेक्शन में 2014 में दुनिया की कार्टून फिल्म बनाकर आई, 2019 में बहुत कुछ आया। हर बार टारगेट आप मुस्लिम्स को ही करते हैं, क्यों? वंदे मातरम आप जबरदस्ती हमारे ऊपर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान ने हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है। को भी कहा जाएगा ना कि पूरा वंदे मातरम सुना दे तो सुना नहीं पाएंगे। बस चुनावी मुद्दा है। और मुसलमान इसको देखिए मर जाएगा, लड़ जाएगा, लेकिन वो छंद जो चाहते वो नहीं पड़ेगा। और वो यही चाहते हैं कि ये मुद्दा गरमाए और वो इलेक्शन जीते, बस इससे ज्यादा उनका कुछ है नहीं। वंदे मातरम नहीं गाने के लिए मुसलमान मरने लड़ने तक की धमकी पर आ गए। जाहिर है जब मुसलमान वंदे मातरम गाने को जुबान पर नहीं लाना चाहते तो भला मजहबी शिक्षा के केंद्र मदरसों में वंदे मातरम कैसे गाया जा सकता है। ऐसे मदरसों के खिलाफ बीजेपी नेता ने एक ऐसा सुझाव दिया है जो मदरसा चलाने वालों को चुप सकता है। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा और महाराष्ट्र सरकार से हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में जितनी भी मदरसाएं हैं सभी मदरसाओं में वंदे मातरम का गान अनिवार्य करे और जो मदरसाओं में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा उनका सरकारी फंडिंग तुरंत बंद किया जाए। मांग है कि जिन मदरसों में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा उनकी सरकारी फंडिंग बंद कर देनी चाहिए। जो सोच भाईजान की है वही सोच उनके राजनीतिक रहनुमाओं की है। महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी भी वंदे मातरम गाने वालों में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन आप जब कोर्ट ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है तो आप कंपलसरी क्यों करना चाहते हैं? और हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़िए उसको, लेकिन हमारे आप धर्म के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए। महाराष्ट्र सरकार के आदेश को स्कूलों में खुशी खुशी अमल में लाया जा रहा है। उनकी केवल एक ही गलती है कि वो ये भूल गए कि अभी वो भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रहे। पाकिस्तान में ये सब भाषण चल जाता है, भारत में नहीं चलता है। भारत में तो यहाँ नदियों को पूजा जाता है, धरती को माता समझा जाता है, आकाश को पिता समझा जाता है, पहाड़ों के अंदर मूर्तियाँ ढूंढी जाती है, देव ढूंढे जाते हैं। तो वो भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान की मनोवृत्ति से काम करना वो अब नहीं चलेगा। वंदे मातरम गीत का विरोध करने वालों के खिलाफ मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मोर्चा खोल दिया है। ऐलान कर दिया है कि वो विरोधियों के घर और दफ्तर के बाहर वंदे मातरम गाएंगे। जिन लोगों ने इसको विरोध करने की गलती की है उन सबको इसका सबक मिलेगा। उनके घर के सामने 7 नवंबर को वंदे मातरम का सामूहिक जान होगा और वो यदि वहाँ पर उपस्थित हैं तो उनको मेरा ये निवेदन है कि आप भी आइए और अपनी गलती को सुधारिए और हमारे साथ में वंदे मातरम गाइएगा। इसलिए कि मैं कुछ गलत बोलूँ और ये इसको लेकर चलाएं और इसको पोलराइज करें। इनके पास और कुछ बचा ही नहीं है।
ये सिर्फ धर्म को लाकर सामने लोगों को परेशान कर। वंदे मातरम बोलने से हमें आज़ादी के बारे में हमारी पता चलती है। हमारे जो लेजेंड्स थे जिसकी कारण हम अभी आज़ाद है उसके बारे में हमें और जानकारी मिलती है और हमें हमारे पास्ट के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे वह लेगेसी हमें वंदे मातरम के थ्रू पता चलती है और लगता है कि जो हिस्टोरिकल फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया कंट्री के लिए वो हमें याद दिलाता है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों का अगले हफ्ते बिगुल बन सकता है। मजहबी सोच रखने वालों को शायद वंदे मातरम गान में देशभक्ति कम सियासत ज्यादा लग रही है, इसलिए भारत माता के गुणगान पर भाईजान का बीपी हाई। अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया। आज इंदौर में बुलडोजर जमकर गरजा। संगम नगर इलाके में 11 घरों को बुलडोजर ने गिरा दिया क्योंकि ये सड़क निर्माण में रुकावट बन गए थे। देखिए बुलडोजर की एकादशी। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। जो विकास के रास्ते में रोड़ा बनेगा उसे बुलडोजर से रौंद दिया जाएगा। अगर कोई सड़क पर कब्जा करके उस पर अपना आशियाना बनाएगा तो उस अवैध घर का बचना नामुमकिन है। बुलडोजर का यह फॉर्मूला तो कब से उत्तर प्रदेश में लागू है। अब मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने भी योगी के बुलडोजर मॉडल के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। इंदौर के संगम नगर में घरों पर बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि ये घर सड़क निर्माण में बाधा बन गए थे। पीले पंजों ने पहले मकान की ऊपरी मंजिल पर धावा बोला और ईंट से ईंट बजा दी। इसके बाद एक एक करके घरों की दीवारों पर चोट की गई ताकि जमीन सपाट हो जाए। दरअसल इंदौर के इस इलाके में 100 फीट चौड़ी सड़क बनाई जानी है जिसके रास्ते में 11 मकान रोड़ा अटका रहे थे। सड़क निर्माण का काम इसलिए रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि इन घरों का 8 से 10 फीट हिस्सा सड़क की जमीन पर था। पहले तो नगर निगम ने इन घरों को नोटिस देकर खुद ही अतिक्रमण हटाने को कहा था, पर इन घरों के मालिकों को उम्मीद थी कि शायद उनका घर बच जाए, इसलिए वो खुद घरों पर हथौड़ा चलाने में आनाकानी कर रहे थे। सोमवार सुबह नगर निगम का सब्र जवाब दे गया और 2 बुलडोजर से उनके सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों पर अतिक्रमण कर दिया। बुलडोजर एक्शन हो तो विरोध की भी उतनी ही गुंजाइश रहती है, इसलिए बुलडोजर के साथ साथ मौके पर प्रशासन का लंबा चौड़ा अमला मौजूद था ताकि कोई हंगामा ना कर सके। ऐसा नहीं है कि इंदौर नगर निगम ने पहली बार बुलडोजर चलाया है। सड़क को चौड़ा करने के मकसद से पहले भी नोटिस देकर इसी तरह अतिक्रमण को हटाया गया है। इस इलाके में भी पहले भी इसी तरह कुछ घरों को गिराया गया है। इंदौर नगर निगम मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए केवीएट हाईकोर्ट में दायर की है, जिनमें से सड़क भी शामिल है, जिस पर आज बुलडोजर चला है। नगर निगम का साफ साफ कहना है कि मास्टर प्लान के मुताबिक न सिर्फ सड़कें चौड़ी की जा रही हैं ताकि शहर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके। इंदौर में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रैफिक जाम में फंसना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यही लोग चाहते हैं कि सड़कें भी चौड़ी ना, क्योंकि उनको डर है कि ऐसा हुआ तो सड़क पर अतिक्रमण का हिसाब बुलडोजर से हो। अभी तो इंदौर के संगम नगर में ही बुलडोजर गरजा है। नगर निगम ने एक दूसरी सड़क के चौड़ीकरण के लिए 75 घरों को नोटिस थमाया है। अगर इन्होंने भी खुद से घरों को नहीं गिराया तो बुलडोजर से उनका भी यही अंजाम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी की इच्छा शक्ति और योगी फोर्स की सख्ती के चलते आज कट्टरपंथी हिंदुओं पर नजर उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन अराजकता कट्टरपंथियों की नस नस में समाई हुई है और यही वजह है कि जब नफरती ब्रिगेड के सिर पर सनक सवार होती है तो ये धर्म और मजहब का फर्क भी नहीं देखते। ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, जहां भाईजान ही भाईजान के दुश्मन बन गए और बरसाने लगे नफरती पत्थर। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। सीएम योगी ने ये लाइन भले ही विपक्षी दलों के लिए बोली हो, लेकिन शांति दूतों की ऐसी करतूतों पर यह लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि मियां भाई को शांति नहीं अराजकता पसंद है। 1, 2, 3, 4 तस्वीरों में नजर आ रहे ये पत्थरबाज ना तो पाकिस्तानी हैं और ना ही तालिबानी।
ये तो उत्तर प्रदेश के भाईजान हैं और जिन पर पत्थर बरसा रहे हैं वो भी भाईजान ही हैं। पत्थर बरसाने वाले बंद मकान पर ही नफरती पत्थर बरसा रहे हैं। इनके पत्थरों का जवाब देने वाला सामने कोई नहीं है, फिर भी ये कट्टरपंथी बंद दरवाजे पर ताबड़तोड़ पथराव कर रहे हैं। एक तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरा कट्टरपंथी घर की खिड़की तोड़ने के लिए उस पर भारी डंडे से हमला कर रहा है। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं। नवंबर महीने में भाईजान के सिर पर नफरती गर्मी चढ़ गई है, जिसकी वजह से घर की खिड़की और रोशनदान को जिहादी पत्थरों से चकनाचूर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हापुड़ के सिंभावली इलाके में एक मुस्लिम युवक मोहल्ले से गुजर रहा था। तभी किसी बात को लेकर पड़ोसी युवकों ने कुछ रोक टोक की। फिर क्या था, नफरती गैंग का गुस्सा फूट पड़ा और मुस्लिम मोहल्ला जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पत्थरबाजों की तादाद ज्यादा थी तो पीड़ित पक्ष ने खुद को घर में कैद कर लिया, जिसके बाद कथित शांति दूतों ने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान सबसे बड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अरबों का कर्ज तो चढ़ा ही है, उस पर खाने तक के भी लाले पड़े हैं, न नौकरी है न रोजगार। ऐसे में ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, उसकी खिल्ली उड़ाने जैसा माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस हैसियत में ही नहीं है कि वो परमाणु परीक्षण पर एक बार में आने वाला हजारों करोड़ का भारी भरकम खर्च उठा सके। जिस देश पर 76,010 अरब रुपए का कर्ज हो, वो परमाणु परीक्षण कैसे करेगा? जो दूसरे देश में लड़ने के लिए अपने सैनिकों की बोली लगा रहा हो, वो परमाणु परीक्षण कैसे करेगा? जो देश दुनिया भर में घूम घूम कर और कर्जा मांग रहा हो ताकि उसकी दाल रोटी चलती रहे, वो देश परमाणु परीक्षण कैसे करेगा? जिस देश में 700 रुपए किलो टमाटर बिक रहा हो, वो देश परमाणु परीक्षण कैसे करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ये दावा किया कि रूस और चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाने जैसा माना जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या है। ट्रंप ने कहा चीन और रूस परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते। हम एक खुला समाज हैं, इसलिए हम इस पर बात करते हैं और हमें इस पर बात करनी होगी, नहीं तो आप लोग इस पर रिपोर्ट करेंगे। इसीलिए वो टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं। निश्चित तौर पर उत्तर कोरिया टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाने जैसा माना जा रहा है, और वो इसलिए कि उसकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो परमाणु परीक्षण का खर्च उठा सके। एक बार के परमाणु परीक्षण पर ही 1250 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में जबकि खाने के भी लाले पड़े हों तो परमाणु परीक्षण पाकिस्तान के बूते की तो बात ही नहीं लगती। जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पाकिस्तान में हालात उससे भी ज्यादा खराब है। वो मुल्क क्या खाकर परमाणु परीक्षण करेगा जिसके हुक्मरान अपने सैनिकों की बोली लगाकर मुल्क का खजाना भरने की जुगत में लगे हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों पाकिस्तान सेना के शीर्ष अधिकारियों की इजराइल के अफसरों के साथ एक बैठक हुई थी। चर्चा हुई कि पाकिस्तान की सेना गाजा में हमास से हथियार छीनने के लिए अपने 20,000 जवानों को भेजेगी। बदले में फील्ड मार्शल मुनीर ने इजराइल से प्रति सैनिक 10,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की। हालांकि इजराइल सिर्फ 100 अमेरिकी डॉलर प्रति सैनिक देने के लिए ही राजी था। अब जो देश पैसों की खातिर अपने ही सैनिकों की बोली लगा रहा हो, उसके पास परमाणु परीक्षण करने की क्या खाक ताकत होगी? ये है पाकिस्तान के हालात। आवाम दाने दाने को मोहताज हो रही है और ट्रंप को मस्खरी सूझ रही है। कह रहे हैं पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। ये तो वही हाल हो गया, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे तो मदरसे को शिक्षा का केंद्र माना जाता है, यहाँ इस्लामिक तालीम दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक मदरसा ऐसा भी है जहाँ तालीम नहीं बल्कि नकली नोटों की टकसाल खोल दी गई थी। मोहन फोर्स ने जब मदरसे में छापा मारा तो उनके होश उड़ गए। मदरसे का मौलाना अपने डार्क रूम में नकली नोट तैयार करता था और उसकी सप्लाई देवा भाव के राज्य तक थी। नकली नोटों की इस टकसाल का भंडाफोड़ कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में कभी मदरसा आतंकी गतिविधि का अड्डा बन जाता है, मदरसा कभी जासूसों की पनाहगार बन जाता है, लेकिन अब ये मदरसे नकली नोटों की टकसाल बन गए हैं। जिस मदरसे को शिक्षा का केंद्र माना जाता था, वहां शिक्षा छोड़ बाकी सब कुछ हो रहा है। इस मदरसे के डार्क रूम में इमाम जुबैर अंसारी नकली नोटों की टकसाल चला रहा था। जब इस मदरसे पर छापा मारा गया तो यहां से इतना कैश मिला जिसे गिनते गिनते पुलिस वालों की उंगलियां थक गई।
मध्य प्रदेश के खंडवा में एक ऐसा मदरसा पकड़ा गया है जहां नकली नोटों की खेप पकड़ी गई है। इनकी कीमत है करीब 20 लाख रुपए। लगभग 5-6 महीने से वो यहाँ आकर निवास कर रहा है और मौलवी का काम करता है। इस संदर्भ में जब हमने वहां पर सर्चिंग किया तो सर्चिंग के दौरान नकली नोट पाए गए। 500 के नकली नोटों की गड्डियां मिली है वहां पर और कुछ कटे हुए नोट भी नहीं है, इस प्रकार से मिला है। दरअसल आरोपी इमाम मदरसे से छुट्टी लेकर खंडवा से गायब हो गया था, लेकिन 2 दिन पहले इसे महाराष्ट्र पुलिस ने मालेगांव से गिरफ्तार किया, जहां उसके पास से 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। गांव वालों को जैसे ही इमाम की गिरफ्तारी की जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस वालों को बुलाकर इमाम के डार्क रूम की जांच की, जहां 19,78,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। जो वो नकली नोट जो थे वो बरामद करके पूरे स्टाफ ने, पुलिस थाना प्रभारी, एसडीओपी साहब, ये सभी आए थे, खंडवा की टीम पूरी। आरोपी इमाम की गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हुई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो खंडवा में नोट छापता था और पड़ोसी राज्यों में इसकी सप्लाई करता था, जिसके चलते आज तक वो पकड़ा नहीं गया था। जुबैर अंसारी 4 महीने में अब तक 17 बार छुट्टी ले चुका था। माना जा रहा है कि इन छुट्टियों के दौरान वो नकली नोटों की डिलीवरी देने जाता था। ऐसे में पुलिस उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाल रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि उसने अब तक मार्केट में कितने नकली नोट खपाए हैं और उसके इस धंधे के तार कहां तक फैले हुए हैं। नकली नोटों की टकसाल का सच दुनिया के सामने आया तो बीजेपी नेता ने ऐसे मदरसों पर नकेल कसने की मांग की कि या तो इस मदरसों को ठीक करो। ये मदरसा कभी कभी आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र निकलते हैं, कभी कभी वहां पर जो है गुप्तचरों के काम होते रहते हैं, कभी कभी इन मदरसों में नकली नोट पाए जाते हैं, कभी कभी इन मदरसों में व्यभिचार होता है और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। ये पहला मौका नहीं है जो मदरसे से नकली नोट वाला सिंडिकेट सामने आया हो। इससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जामिया हबीबिया मदरसा पकड़ा गया था, जहां मदरसे के प्रिंसिपल समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। ये लोग नकली नोट छापकर उसे महाकुंभ में खपाने की तैयारी में थे, लेकिन पकड़े गए। वहीं जनवरी 2025 में यूपी के श्रावस्ती से भी नकली नोटों का सौदागर पकड़ा गया, जो अपनी पत्नियों के साथ नेपाल बॉर्डर पर नकली नोटों को खपा दिया करता था। फिलहाल खंडवा का फर्जी इमाम पुलिस की गिरफ्त में है। मोहन फोर्स हो या देवा भाव की पुलिस, दोनों ही इस नकली नोट के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रही है। सवाल है कि इस मदरसे ने कहां-कहां नकली नोटों का खेल फैला रखा है। इतने दुकानदारों और लोगों को इस खेल में फंसाया गया है। जल्दी पुलिस इसका भी खुलासा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।